हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसे आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहां से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। जिन सज्जनों को मुझसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, एसीएफ और सीजी व्यापम से रिलेटेड हुए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी सीएससीबी की जेई की बैच चालू करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रमोशन छोटा सा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 13 से 14 जुलाई का करंट अफेयर, आपके छत्तीसगढ़, विश्व और भारत का करंट अफेयर। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एक ही वीडियो लेक्चर में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपको जो पर्यावरण सब्जेक्ट की सीरीज दे रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उसके लिए आपका वीडियो को पूरा एंड तक देखना जरूरी है। उससे मेरे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और चैनल पर व्यूज़ आएंगे। वीडियो को कंपलसरी लाइक करिए, कमेंट पे एक थम्स अप डाल दीजिए और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं इस चैनल को उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, तो उनका भी फायदा होगा और मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ेगी तो व्यूज़ आएंगे तो मैं आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, फ्री लेक्चर जो है बहुत ही लिमिटेड में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी सीरीज़ दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए और मैंने नया टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कई लोग जो है व्हाट्सएप वाले ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं संकोच की वजह से, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, उस ग्रुप में आपको मैसेज करने की सुविधा नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप वाले लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप से जुड़िए, उसमें लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे सेंड करिएगा मैसेज, तो मैं आपको उन ग्रुप में जोड़ लूँगा। ठीक है, वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, हालांकि उसमें मैं वही सारे कंटेंट पोस्ट करूँगा जो कि व्हाट्सएप पे पोस्ट करूँगा। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिलेंगे, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस चैनल को तो करिएगा ही करिएगा। तो ये था प्रमोशन। अब हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आज हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे 13 से 14 जुलाई के बीच में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर थोड़ा कम हो गया था, छत्तीसगढ़ पहले चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल जो है हमारी महामहिम राज्यपाल, जिनका नाम है अनुसुईया उइके जी, उन्होंने डॉक्टर प्रवीण वर्मा और सरिता उइके 2 सदस्यों को लोक सेवा आयोग में नियुक्ति का अनुमोदन दे दिया है। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा जो है वो बेमेतरा से बिलोंग करते और डॉक्टर सरिता उइके जो है आपके कांकेर के चारमा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग के नए क्या कहते हैं सदस्य हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला करंट अफेयर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है आपका नंदिनी माइंस, और ये काफ़ी अच्छी करंट अफेयर क्या है, गुड न्यूज़ कह सकते हैं। और अभी एसीएफ का एग्जामिनेशन भी है, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो पूछ सकता है। ठीक है, नंदिनी माइंस की जो खाली पड़ी माइंस थी, मतलब जहाँ से हमने चूना पत्थर निकाल लिया है पूरा, तो जो खाली पड़ी जगह थी वहाँ का यूटिलाइजेशन करने का भूपेश बघेल सरकार ने निर्णय किया है। उस खाली पड़ी जमीन और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जाएगा, जिसकी कुल क्षेत्रफल जो होगी वो 2500 एकड़ होगी। ठीक है, ये जो जंगल है वो उसका जो लक्ष्य रखा गया है कि ये 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 2500 एकड़ में से 858 एकड़ जो होगी वो नंदिनी माइंस की खाली पड़ी ज़मीन है। ठीक है, और जो शेष ज़मीन है वो उसके आसपास के एरिया होंगे जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे वृक्ष वगैरह हैं, लाइक साल वृक्षों की वहाँ पे प्रमुखता है, तो और भी साल वृक्ष लगाने की योजना है सरकार की। ठीक है, वैसे भी सरकार जो है वो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चला रही है और इसके तहत आपके जो हमारे राष्ट्रीयकृत उत्पाद हैं, मतलब जो वृक्ष जो राष्ट्रीयकृत हैं, जैसे आपका साल हो गया, सागौन हो गया,
शीशम हो गया, शीशम नहीं है ना शायद तक, खैर है, ठीक है। तो ये सारे जो वृक्ष हैं वो उनको बेसिकली प्रोत्साहन देने के लिए ये आपका जंगल बनाया जा रहा था, पहली चीज़। इसके अलावा इसमें जो राशि का प्रयोग किया जाएगा वो डीएमएफ एवं अन्य राशियों का प्रयोग किया जाएगा। डीएमएफ क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। डीएमएफ बेसिकली इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो इसको जिला खनिज न्यास बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इसकी डिटेल्स मैं आपको बताने बैठूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन क्षेत्रों से आपका खनिज निकाला जाता है वहाँ के कलेक्टर को इस जिला खनिज न्यास का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और वहाँ एक निश्चित राशि उपलब्ध होती है, ठीक है। और वो राशि का प्रयोग बेसिकली कलेक्टर को अधिकार होता है कि वो राशि को वहाँ के विकास में खर्चा करे, ठीक है। अब इस राशि का प्रयोग जो किया जा रहा है वो आपके नंदिनी माइंस के जो खाली पड़ी जगह है वहाँ पर आपका जंगल बनाने में किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये न्यूज़ को याद रखिए और इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। अगर एसीएफ का एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, ठीक है। इसकी संख्या 171 हो गई। ये पुराना न्यूज़ है, लेकिन इसमें अभी एक्चुअली वैकेंसी आई हुई थी आपके संविदा पदों की, ठीक है। तो जिन्होंने अप्लाई किया वो अप्लाई किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में पूछ चुका है, सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की संख्या कितनी है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता कि ये क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है। इसमें शासकीय स्कूलों की तर्ज पे जो हमारी सरकार जो है, राज्य सरकार जो शासकीय स्कूल की स्थापना करती है उसी की तर्ज पे अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चालू किया है उन्होंने। उसका नाम दिया गया शासकीय आत्मानंद स्कूल, और इसमें आपके प्राइवेट स्कूल की तरह फैसिलिटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। पहले इसकी संख्या 52 थी जो कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा था एग्जाम में। 2021-22 जो हमारा शिक्षण सत्र है उसमें इसकी संख्या बढ़ाकर 119 और कर दी गई है। मतलब 119 + 52 कितना हो गया आपका 171, ठीक है। तो मतलब अभी जो शासकीय स्कूल है आत्मानंद स्कूल वो उसकी संख्या है 171, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। इसके बाद है आपका IITM का जो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ एक बार। IITM का जो फुल फॉर्म है वो है आपका, मेरे को मिल नहीं रहा, चलिए मिल जाएगा। IITM का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन्होंने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में आपका लाइटनिंग लोकेशन सिस्टम इसकी स्थापना की है, ठीक है। अब ये लाइटनिंग लोकेशन सिस्टम क्या है, बेसिकली आपको पता होगा कि देश में अभी कुछ हाल ही में कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि कई सारे लोग लगभग 150 से 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी आकाशीय बिजली की वजह से, ठीक है। हालांकि रायपुर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, मतलब बहुत छुटपुट घटनाएं होती है, बट जो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है, जो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी अंचल वगैरह हैं, वहाँ पे लगातार जो है आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहती है। अभी हाल ही में आपके आमेर फोर्ट जयपुर में एक ग्रुप आया हुआ था, उसके ऊपर बिजली गिरी और लगभग 15 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये घटनाएं जो है वो उन घटनाओं को रोकने के लिए इस लाइटनिंग लोकेशन सिस्टम की स्थापना की गई है। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, 400 किलोमीटर के रेंज में आपको 40 मिनट के पहले, ठीक है, मतलब बिजली गिरने और आपके मौसम की जानकारी जो है वो 40 मिनट पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस जानकारी को एक ऐप है सरकार का, उसका नाम है दामिनी ऐप। बेसिकली ये ऐप आपके विद्युत से रिलेटेड है, मतलब कहाँ पे आकाशीय बिजली और आपके गिरने की संभावना है उसकी जानकारी इस ऐप में आपको 30 मिनट पहले मिल जाएगी। तो जैसे मान लीजिए अभी रायपुर से 400 किलोमीटर दूर मान लेते हैं कांकेर स्थित है, वहाँ का बंदा अगर इस ऐप को डाउनलोड करेगा तो उसके फ़ोन में अपडेट आ जाएगा कि अभी 30 मिनट बाद यहाँ पे बिजली गिरने की संभावना है, तो वो सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। तो ये सरकार ने ये पहल की है, तो ये याद रखिएगा। IITM ने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का लाइटनिंग लोकेशन सिस्टम लगाया है, ठीक है।
और दामिनी ऐप से आपको उस लाइटनिंग मतलब बिजली की जीपीएस लोकेशन तक मिल जाएगी। ठीक है, तो आदमी अपना रक्षा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोंचा पर्व। गोंचा पर्व जैसा कि आपको पता होगा कि श्रावण द्वितीया से आपका छत्तीसगढ़ में के बस्तर अंचल में गोंचा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको कई सारे विधि विधान जो आपके भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है वो सारे बताया। जैसे मैंने आपको नेत्रोत्सव के बारे में बताया था। 10 मूलारिष्ट काढ़ा जब भगवान बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको रथ कहाँ निर्माण होता है, सिरहा सारा भवन में, और वहाँ पे बेड़ा उमर गांव और धावदूर गांव के आपके कारीगर रथ का निर्माण करते हैं। और आपको पता होगा कि रथ जब यात्रा चलने वाली होती है तो उससे पहले राज परिवार का एक सदस्य जो है वो रथ के सामने झाड़ू लगाता है। उस झाड़ू लगाने की परंपरा को बोलते हैं छेरा पाउरा। इसको याद रखिएगा। छेरा पाउरा का मतलब होता है कि राज परिवार के सदस्य के द्वारा आपके गोंचा पर्व के लिए जो प्रयुक्त रथ है उसके सामने झाड़ू लगाने की एक प्रक्रिया को कहा जाता था छेरा पाउरा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अमनिया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अमनिया बेसिकली होता है आपका महाभंडारा। ठीक है, और ये परंपरा है आपके गोंचा पर्व के दौरान अमनिया की। और इस साल अमनिया नहीं हो रहा है और ये प्रति कुछ समय मतलब जो लोग फ्री का खाना खाना चाहते थे उनके लिए अब अमनिया का आयोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी इस साल जो 3 रथ होते थे आपके बलभद्र, सुभद्रा और आपके कृष्ण जी मतलब जगन्नाथ भगवान का 3 रथ होता था, उसको एक ही रथ बनाया गया था क्योंकि कोविड की वजह से आपको प्रोटोकॉल नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये छेरा पाउरा की परंपरा हुई थी, लेकिन अमनिया की जो परंपरा है वो उसको सांकेतिक रूप में रखा गया है। बेसिकली क्या है ये अमनिया की परंपरा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके बस्तर अंचल के आसपास के क्षेत्र में 104 गांव के लोगों को आरण्यक ब्राह्मण समाज के लोग 6 दिनों तक महाभंडारा खिलाते हैं। ठीक है, और उस प्रथा को बोला जाता है आपका अमनिया। इसको याद रखिएगा। देखो, ये गोंचा पर्व से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिए हैं। आपको उनमें से जो मेन चीज़ें हैं उसको एटलीस्ट अपने फिंगर टिप्स में रखना है। ठीक है, मैंने आपको तुपकी बताया था। तुपकी क्या होता है, एक बांस की एयर गन होती है, उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई वो प्रीवियस लेक्चर्स में हैं, तो प्लीज़ जाके देखिए उनको। और हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि अमनिया क्या है, ऐसा करके लिख दे और 4 ऑप्शन बना दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट है आपका प्रदेश का पहला 24 घंटे खुला रहने वाला बच्चों के लिए अस्पताल। ये प्रारंभ हो गया है। ये रायपुर के जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसी के कैंपस में प्रारंभ किया गया है और इसकी जो क्षमता होगी वो 40 बिस्तरों की होगी। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। बेसिकली कोविड-19 के जो तीसरी लहर आने की संभावना है, तो अभी वयस्क लोगों का तो वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई है। हालांकि जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो लगभग तैयार हो गई और सरकार की मंजूरी मिलने की संभावना है कुछ समय बाद, लेकिन वो कब होगा न जाने कब होगा। लेकिन फिर भी अभी तो हमको मतलब पहले से तैयारी करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेकंड वेव में काफ़ी बिना तैयारी हमारी लगभग बिना तैयारी थी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी रखी नहीं थी। हालांकि सरकार का ये दावा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। ठीक है, अब इस दावे में कितनी सच्चाई है वो तो आप हकीकत जानते ही होंगे। ठीक है, तो बच्चों की जान खतरे में ना आ पाए इसके लिए एक अस्पताल खोला गया है आपके रायपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज में। ठीक है, तो ये भी एक आपका करंट अफेयर है। पहला अस्पताल है जो 24 घंटे खुला रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें 40 बेड हैं। बैकुंठपुर से एक न्यूज़ आई है। बैकुंठपुर से एक न्यूज़ आई है, उसमें यह है कि अपराजिता बेसिकली एक ब्लू कलर का एक छोटा फूल होता है। ठीक है, और उसमें कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार है जो वो हर्बल प्रोडक्ट की बिक्री कर रही है अमेज़ोन में। अभी 23 हर्बल प्रोडक्ट्स आपके अमेज़ोन में उपलब्ध हैं। ठीक है, नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, मैंने वहाँ पे बताया है कि अमेज़ोन के माध्यम से बिक्री की जा रही है आपके छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों के प्रोडक्ट्स को।
उसी क्रम में आपका अपराजिता का फूल से ब्लू टी बनाई जाएगी, ठीक है। हालांकि ये ब्लू टी का प्रयोग कई सारे लोग अभी भी करते हैं, उधर के एरिया के लोग, ठीक है। और बेसिकली इसमें कई सारी अच्छी खूबियाँ होती है, लाइक आपके डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा है ये अपराजिता का पौधा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोगों में ये प्रयोग तो होता है। तो ब्लू टी का जो स्वाद है वो आपके ग्रीन टी से तो थोड़ा अच्छा ही है, इसके साथ साथ आपको कई सारे चीज़ें भी मिलेगी आपको अन्य सारे रोगों में भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इससे एक और काम होगा, वहाँ के जो आदिवासी कृषक हैं जो अपराजिता उगाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा कि उनको इनकम मिल पाएगी। और इस प्रोडक्ट की अगर ब्रांडिंग वगैरह की जाएगी तो क्या पता ये दार्जिलिंग टी से भी आगे निकल जाए, ठीक है। हालांकि ऐसा बोलना अभी तो फ़िलहाल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक पहल है। ब्लू टी के बारे में आपको जानना है, वो किससे तैयार होती है? अपराजिता के फूल से, और ये बैकुंठपुर से न्यूज़ आई है, ठीक है। तो ये था आपका 13 से 14 जुलाई के बीच में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ठीक है। इसके आगे विश्व और भारत का करंट अफेयर हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं भारत से रिलेटेड। आप मेरे टी शर्ट के कलर पे मत जाइए, ये जादू है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ टी शर्ट का। अरे यार दूसरी टेक पे बना रहा वीडियो, ठीक है, क्योंकि मुझे पहली टेक पे जब वीडियो बनाया था तो बारिश चालू हो गई थी, इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेट इट बी, वो सब बात की बात है। हम लोग भारत का करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। इससे सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका NARCL या फिर बैड बैंक मुंबई में पंजीकृत कर दिया गया है। अब ये बैड बैंक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बैड बैंक बेसिकली होता क्या है आपको बताना पड़ेगा जरूरी। सबसे पहले आप बैड लोन जानो, बैड लोन होता क्या है, ठीक है। बैड लोन या फिर NPA बेसिकली होता है आपका जब कोई व्यक्ति बैंकों से उधार लेता है और जो ऋण की अदायगी का जो समय होता है उसके बाद उसके 180 दिन तक वो ऋण की अदायगी नहीं करता, तो ऐसा लोन कहलाता है आपका बैड लोन। आपको पता होगा कि भारत के जो बैंक हैं वो बैड लोन की समस्या या फिर NPA की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, ठीक है। एक सरकार दूसरी सरकार पे आरोप लगाती है और दूसरी सरकार तीसरी सरकार पे आरोप लगाती है, ठीक है। ये लगातार हो रहा है, आप देख रहे होंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कि बैंकों का पैसा लेके भाग जाते हैं, जैसे माल्या, आपके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैंक अपना लोन जो है दोबारा गेन नहीं कर पा रहे हैं और बैंकों को NPA का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत सरकार ने ये पहल की है कि इन सारे NPA को बेसिकली एक ही बैंक पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उससे क्या है कि आपका जो दूसरे बैंक के जो क्या कहना चाहिए स्टेटमेंट्स है वो काफ़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उससे जो NPA का जो बोझ है उन पर कम हो जाए, ठीक है। और एक ही बैंक में सारे प्रकार के NPA का निपटारा किया जाएगा। तो इसीलिए ये NARCL या फिर बैड बैंक की स्थापना की गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका मुंबई में। पद्म कुमार माधवन नायर इसके पहले प्रबंध निदेशक बनाए गए, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका NARCL क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन बेसिकली क्या है, 100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, बेसिकली महासागरों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं जिनका हम लोग समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपका डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और इसमें सहयोगी जो कंपनी है वो है आपकी इसरो, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये डीप ओशियन मिशन चलेगा और उससे हम 100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। तो आप डीप ओशियन मिशन के बारे में इतना चीज़ जानिए। नेक्स्ट है आपका NTPC REL, ठीक है। NTPC आप जानते होंगे, नेशनल थर्मल पावर कंपनी जो है कॉर्पोरेशन, सॉरी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और REL का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये एक इनकी नई कंपनी है जो बेसिकली काम कर रही है आपके अरे यार मेरा मुंह क्या हो गया सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी। ये इसकी NTPC की एक सहायक कंपनी है और बेसिकली इन्होंने
क्या किया है, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने लद्दाख के साथ समझौता किया है, ठीक है। और बेसिकली इस ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि लद्दाख को कार्बन मुक्त कराना है, ठीक है। इससे रिलेटेड पहला प्लांट जो है वो आपके लेह में लगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा NTPC REL के द्वारा रन ऑफ कच्छ मतलब कच्छ के रन में एक सोलर एनर्जी पार्क की भी स्थापना की जा रही है। और वो कहाँ की जा रही है, आपके रन ऑफ कच्छ के खावड़ा में, ठीक है। खावड़ा में बेसिकली एक सोलर एनर्जी पार्क और आपके ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, आपका लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के साथ समझौता हुआ है और बेसिकली लद्दाख के लेह में आपका ये पहला प्लांट इसका लगाया जा रहा है, ठीक है। NTPC ने टारगेट बनाया, NTPC REL ने, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने टारगेट बनाया कि 2032 तक 60 गीगावाट आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी या फिर नवीकरणीय ऊर्जा प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं आपको पेपर की जो 2 कटिंग मेरे को मिली है उसमें एक में 60 गीगावाट लिखा है, एक 60 मेगावाट लिखा है। अब इसे सही क्या है प्लीज़ अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अनुसंधान एवं विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है आपके गुजरात के गांधीनगर में। बेसिकली ये इतना लंबा नाम का मतलब क्या है, ठीक है। क्या होता है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ, ठीक है। बेसिकली ये नशीले पदार्थों को जो भी है उससे मानव शरीर को क्या क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके अध्ययन संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है आपके गांधीनगर गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये तो आप तो पक्के से याद रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर को, जो कि बेसिकली तेलंगाना के वारंगल में स्थित है, ठीक है। वारंगल में स्थित रामप्पा मंदिर को आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामांकित किया गया, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसे क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व का स्थान रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों के धरोहरों को बचाने के लिए यूनेस्को उस पर्टिकुलर एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है और उनके रख रखाव एवं संवर्धन का कार्य जो है यूनेस्को अपने से करता है, ठीक है। ऐसे भारत में कई सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत का है द वर्ल्ड सिटी जयपुर, ठीक है, ये लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है, बेसिकली पहले तो उसको नामांकित किया जाता है, उसके बाद एक टेम्परेरी लिस्ट में डाला जाता है। लास्ट ईयर CGPSC का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछा भी गया था कि आपके टेम्परेरी लिस्ट में आपके ओरछा और ग्वालियर क्षेत्र को शामिल किया गया आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। उसके बाद यूनेस्को की एक सालाना बैठक होती है और उसमें उन टेम्परेरी लिस्ट में से कुछ जगहों को या फिर कुछ क्षेत्रों को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, ठीक है। भारत का अभी लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका द वर्ल्ड सिटी जयपुर है, ठीक है। तो रामप्पा मंदिर को नामांकित किया है, आप इतना जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी CGPSC से अंदर के क्वेश्चन मारने लगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर। बेसिकली रामप्पा जो बेसिकली इस मंदिर के क्या कहना चाहिए चीफ आर्किटेक्चर थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोविड-19 टीकाकरण के से रिलेटेड गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मातृ कवचम नाम का एक ऐप लॉन्च किया है आपके केरल ने, इसको जरूर याद रखना, मातृ कवचम, ठीक है। ये केरल ने लॉन्च किया आपके कोविड-19 टीकाकरण के लिए, बेसिकली गर्भवती महिला टीकाकरण के लिए, ठीक है। बेसिकली अभी तक जितने भी टीके लगे हैं उनमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को बेसिकली टीका नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि बच्चे को हो सकता है कि कुछ विशेष साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन अभी क्या भारत सरकार गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आपका इसी गर्भवती महिला टीकाकरण के लिए मातृ कवचम नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। और वो बेसिकली कहाँ पे लॉन्च किया गया, आपके केरल में। ये न्यूज़ भी काम की है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर MP, ठीक है, वहाँ पे आपका MP के स्थापना दिवस, MP का स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस दोनों का एक ही दिन है, 1 नवंबर को ही स्थापित किया गया था MP को 1956 को, ठीक है।
वहाँ पे अफ्रीका से 10 चीते लाकर बसाने की योजना है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय चीता जो हो गया वो विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चीते की प्रजाति खत्म हो गई पूरी लगभग, अब उसके प्राकृतिक आवास में कहीं चीता नहीं मिलता, ठीक है। और वैसे भी मेरे ख्याल से चिड़ियाघरों में भी नहीं मिलता, ठीक है। तो अफ्रीका से 10 चीते लाकर यहाँ पर बसाने की योजना है एमपी सरकार की, और इसमें आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी इसकी मदद कर रहा है और उसने सहमति भी दे दी है, ठीक है। तो बेसिकली प्रयास किया जा रहा है कि एमपी के इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आपका चीते की संख्या को फिर से बनाया जाए, ताकि जो चीते की संख्या एक्सटिंक्ट हो जाने से जो प्रभाव पड़ा है वो थोड़ा हद तक कम किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको कुछ करंट अफेयर थे आपके भारत से रिलेटेड। कुछ और करंट अफेयर बच गए। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत विश्व का भी करंट अफेयर देखेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। उस पर सबसे पहले है आपका आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आपका स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है 1 साल के अंदर, ठीक है। मतलब अपने आ रहे जितने भी फ्रीडम फाइटर का रिकॉर्ड है वो सभी अब डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगा 1 साल बाद, ठीक है। और ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? आपका राष्ट्रीय अभिलेखागार मुख्यालय है जिसका दिल्ली में, ठीक है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है आपके आसाम से, ठीक है। आसाम के मुख्यमंत्री जब से हेमंत बिस्व शर्मा बने वो लगातार अलग अलग प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में है आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, और ये आसाम की योजना है। बेसिकली इस योजना में क्या है, अगर आपके पति की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 वायरस के कारण, तो विधवा पत्नी को 2.5 लाख रुपए एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। मतलब एक बार में आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा असम में एक और योजना चल रही है कोविड-19 से रिलेटेड। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसके माँ बाप ख़त्म हो गए हैं कोविड-19 वायरस के कारण से, तो ऐसे बच्चों को भी आपका 3500 रुपीज़ मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी आपका इस प्रकार की योजना चल रही है कि आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है आपकी भूपेश बघेल गवर्नमेंट, जिन्होंने कोविड-19 वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया, ठीक है। तो आपको असम का भी याद रखना है, 3500 वाला और 2.5 लाख रुपए वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो है आपके संपांजे सिनप्पा राय। इनका आप नाम याद रखिएगा। इनका निधन हो गया है और बेसिकली ये आपके सेमी क्लासिकल डांस आपके यक्षगान के कलाकार थे। यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटका का फोक डांस है यक्षगान, ठीक है। और ये सेमी क्लासिकल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इसको बेसिकली आप क्लासिकल डांस की कैटेगरी में लाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि अभी तक नहीं आ पाया। यक्षगान आप याद रखिएगा कि कर्नाटका का फोक डांस है। इसी प्रकार जितने भी आपके राज्यों के फोक डांस है उनको याद रखिएगा, ठीक है। व्यापम के एग्जाम में नहीं तो CGPSC के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, खास करके व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से विश्व लिख दिया था। 2 ठो और करंट अफेयर बचे हैं भारत के, ठीक है। दीपक काबरा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जिम्नास्टिक स्पर्धा में पहले ये भारतीय जज बने हैं जो कि ओलंपिक जाएंगे। ये टोक्यो ओलंपिक में आपके जिम्नास्टिक स्पर्धा को जज करेंगे, ठीक है। हालांकि ओलंपिक में जितने भी इवेंट होते हैं उसमें तो ठीक है, काफ़ी उच्च स्तर के इवेंट होते हैं और परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जजमेंट आता है, जो भी जिसको मेडल मिलना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है ना जब खिलाड़ियों के मध्य, तो वहाँ पे जजों की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कभी कभार जज बायस्ड हो जाते हैं अपने देश के प्रति, ठीक है। लास्ट जो रियो ओलंपिक हुआ था मुझे अच्छे से याद है, मैं मैच देख रहा था और जिम्नास्टिक स्पर्धा ही देख रहा था एक्चुअली, और उसमें दिशा क्या नाम था उनका, नाम भूल गया यार, सॉरी, गीता कर्माकर या फिर कर्माकर नाम है उन एथलीट का, मेरे अचानक दिमाग से निकल गया उनका नाम, ठीक है। वो आसाम की है बेसिकली और उन्होंने जिम्नास्टिक स्पर्धा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 4th स्पॉट था उनका। लेकिन बेसिकली कई सारे लोगों का मानना था कि उनको एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो मिलना चाहिए था,
ठीक है। अब वो जजों की वजह से हुआ कि क्या हुआ उसका मुझे, सॉरी दीपा कर्माकर नाम था, मुझे याद आ गया ठीक है। दीपा कर्माकर जी को आपका 4th स्पॉट मिला और मेरे ख्याल से अभी वो डीएसपी के पद पे हैं आपके असम में, ठीक है। तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी उच्च कोटि का था और उनको एटलीस्ट कांस्य पदक मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 4th स्पॉट दिया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि जजों की बायसनेस की वजह से आपका मेडल छिन जाता है। और भारत के दीपक काबरा ये प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के का आपके टोक्यो ओलंपिक के भारतीय जज वाले कैटेगरी में, ठीक है। और ये पहले भारतीय जज होंगे जो कि आपका जिम्नास्टिक स्पर्धा को जज करेंगे, तो आपको इनका नाम याद रखना है। एक और न्यूज़ आई है आपके खेल जगत से, यशपाल शर्मा जी का निधन हो गया है, जो कि 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम के सदस्य थे, ठीक है। और उन्होंने आपके इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन बनाए थे सेमीफाइनल मैच में और भारत को मैच जिताया था, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाता और हो सकता है कि वर्ल्ड कप ही ना जीत पाता। तो इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था आपके। इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लाइक वो सेलेक्टर भी रह चुके हैं और रणजी टीम आपके स्कूल क्रिकेट में 260 रन बनाए थे। ये सब चीज़ें इनके बारे में फैक्ट है, लेकिन उतना आप अंदर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस ये याद रखिएगा कि यशपाल शर्मा कौन थे, भारतीय क्रिकेटर थे और 1983 वर्ल्ड कप के सदस्य रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कुछ विश्व का करंट अफेयर, और वो एक आध दो ठो सही है जिसमें आपका नेपाल के बारे में आपको याद रखना है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे शेर बहादुर देउबा, वो अब नेपाल के पीएम पद की शपथ ले चुके हैं और उन्होंने अपना बहुमत भी साबित कर दिया, ठीक है। तो अब शेर बहादुर देउबा जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो किनका स्थान लेंगे, केपी शर्मा ओली का स्थान लेंगे, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। एक और न्यूज़ आई है आपके 2026 में आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि भारत को एक विश्व चैंपियनशिप तो एटलीस्ट मिली मेजबानी करने के लिए, ठीक है। तो हालांकि भारत से क्रिकेट विश्व कप छिन गया है, आपका T20 विश्व कप यूएई और ओमान में स्थानांतरित हो गया, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल आपके 13 से 14 जुलाई का भारत, विश्व और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ठीक है। मुझे समय की थोड़ी कमी और बेसिकली आपके सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैं आपका पर्यावरण सब्जेक्ट का जो वीडियो लेक्चर बना रहा था उसको रोका हूँ। तो अगर आप चैनल में व्यू लाते हो, मतलब शेयर करके व्यू लाते हो और मुझे एटलीस्ट 200 व्यू मिले पर वीडियो पे, तब जाके मैं आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। और हालांकि मैं कुछ लैग कर रहा हूँ आपके, जैसे कि हम लोग अभी 13 से 14 तारीख का ही करंट अफेयर करें, ठीक है। और आज 23 तारीख है, तो मेरे को इतना कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार ये कवर जब हो जाता है उसके बाद मैं आपको पर्यावरण सब्जेक्ट की जो लेक्चर दे रहा था वो देना चालू कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक काम करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक CGPSC CGL से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप वाले लिंक पे टाइप करके अगर अपने नाम और लोकेशन के साथ सेंड करिए और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से भी जुड़िए, वहाँ से आप मुझसे किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ आपसे। और हाँ, जिनको पढ़ना है वो नीचे नंबर पे कांटेक्ट करें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।